हेलो फ्रेंड, आज की वीडियो में हम लोग जानेंगे कि क्या लक्ष्मी इंडिया फाइनेंस लिमिटेड के शेयर को होल्ड करें या सेल करें, या जिन लोगों को यह शेयर आईपीओ के थ्रू नहीं मिल पाया था क्या वह अभी इस शेयर को खरीद सकते हैं या नहीं। इन सब के बारे में डिटेल में इस वीडियो में जानेंगे। इसके साथ साथ यह भी जानेंगे कि कंपनी का बिजनेस कैसा है, क्या इसका बिजनेस आने वाले टाइम में ग्रो करेगा या नहीं। फिर हम लोग इस कंपनी के फाइनेंशियल परफॉर्मेंस के बारे में जानेंगे। फिर हम लोग इस कंपनी के फंडामेंटल्स को देखेंगे। फिर हम लोग इस कंपनी के कुछ स्ट्रेंथ और रिस्क है उसके बारे में समझेंगे। तो चलिए वीडियो शुरू करते हैं। और हाँ, अगर आप किसी स्टॉक या शेयर पर वीडियो चाहते हो तो कमेंट करके बताओ, मैं इस पे वीडियो बना दूंगा। पहले हमें यह चीज समझना जरूरी है कि इसने जो आईपीओ से पैसा उठाया था वह पैसा कंपनी के पास जाएगा या फिर कंपनी के प्रमोटर के पास। तो इस चीज को समझने के लिए हम इसके आईपीओ के डिटेल्स को देखते हैं। जैसा कि आप लोगों को पता है कि इसके आईपीओ का जो डेट था वह 29 जुलाई 2025 से 31 जुलाई 2025 तक था। यानी कि इतने डेट के बीच में आप इसके आईपीओ के लिए अप्लाई कर सकते थे। और इसका जो इशू प्राइस था वह 158 रुपए पर शेयर था। यानी कि आईपीओ के टाइम एक शेयर का प्राइस 158 रुपए था। और इसका जो लिस्टिंग डेट था वह 5 अगस्त 2025 को था। और जब 5 अगस्त को यह शेयर स्टॉक मार्केट पे लिस्ट हुआ तो यह 137 रुपए पर शेयर के प्राइस पर लिस्ट हुआ। यानी कि लिस्ट होते ही 12.96% का लॉस देखने को मिला। और यह कंपनी आईपीओ से टोटल 254 करोड़ रुपए जुटाई है, जिसमें से 165 करोड़ रुपए फ्रेश इशू से और 89 करोड़ रुपए ऑफर फॉर सेल से जुटाई है। ओवरऑल इसका मतलब ये हुआ कि जो फ्रेश इशू से पैसा कलेक्ट हुआ है वो कंपनी के पास जाएगा। कंपनी इसका यूज अपने बिजनेस के एक्सपेंशन में करेगी, जो कि अच्छी बात है। वहीं पर जो ओएफएस यानी ऑफर फॉर सेल से पैसा कलेक्ट हुआ है वह कंपनी के प्रमोटर की जेब में जाएगा। तो यह था इस आईपीओ के रिलेटेड डिटेल्स। अब हम लोग यह समझते हैं कि आईपीओ के द्वारा जुटाए गए पैसे का यूज कंपनी कहाँ करेगी। तो कंपनी 143 करोड़ रुपए का यूज इसलिए करेगी ताकि अपना कैपिटल बेस यानी पास में रखा हुआ पैसा बढ़ा सके। यह जरूरी है ताकि आने वाले टाइम में जब कंपनी को और लोगों को लोन देना हो उनके पास पैसा अवेलेबल हो। सीधे शब्दों में कंपनी फ्यूचर में लोन देने के लिए अपना पैसा स्ट्रांग बनाना चाहती है, इसीलिए 143 करोड़ रुपए का इस्तेमाल करेगी। अब हम लोग इस कंपनी के बिजनेस को समझते हैं कि कंपनी का बिजनेस कैसा है। लक्ष्मी इंडिया फाइनेंस लिमिटेड कंपनी 1996 में शुरू हुई थी और यह एक नॉन बैंकिंग फाइनेंशियल कंपनी है, यानी एनबीएफसी के रूप में काम करती है। एनबीएफसी का मतलब है ऐसी फाइनेंशियल कंपनी जो बैंक नहीं होती लेकिन लोगों को लोन देना, फाइनेंशियल प्रोवाइड करना या दूसरी फाइनेंशियल सर्विसेज देना इनका काम होता है। और यह कंपनी छोटे बिजनेस वाले लोगों को, एंटरप्रेन्योर्स को लोन देती है ताकि वह लोग अपना बिजनेस आगे बढ़ा सके या अपनी जरूरतों के लिए पैसा ले सके। कंपनी के पास अलग अलग तरह के लोन्स होते हैं, जैसे एमएसएमई लोन्स, व्हीकल्स लोन, कंस्ट्रक्शन लोन और भी कई तरह के लोन्स होते हैं। सबसे खास बात यह है कि कंपनी के 80% से ज्यादा एमएसएमई लोन्स प्रायोरिटी सेक्टर लैंडिंग कैटेगरी में आते हैं, जिसका मतलब है कि यह लोन सरकार के स्पेशल रूल्स के अंडर आते हैं, जहां बैंक्स और लेंडर्स को छोटे और मध्यम स्तर के बिजनेस को सपोर्ट करना होता है। अब हम लोग इस कंपनी के मेन लोन सर्विसेज को देख लेते हैं। इसका जो पहला मेन लोन सर्विसेज है वह है एमएसएमई फाइनेंस। यह लोन छोटे और मध्यम स्तर के बिजनेस को दिया जाता है, जिसमें वो अपनी रेजिडेंशियल या कमर्शियल प्रॉपर्टी को गिरवी रखते हैं। लोन की रकम 5 लाख से लेकर 25 लाख तक हो सकती है और लोन टू वैल्यू यानी एलटीवी रेशियो 65% तक होता है। मतलब अगर आपकी प्रॉपर्टी की वैल्यू 1 करोड़ रुपए है तो आपको 65 लाख रुपए तक का लोन मिल सकता है। लोन का रीपेमेंट टाइम या टेन्योर मैक्सिमम 7 साल का होता है, जिससे आप आराम से अपना लोन चुका सकते हैं। दूसरे लोन सर्विस की बात करें तो व्हीकल फाइनेंस इसका दूसरा लोन सर्विस है। अगर आपको अपनी पर्सनल या बिजनेस के लिए गाड़ी खरीदनी है तो कंपनी आपको सिक्योर्ड व्हीकल लोन देती है। इसमें आप कमर्शियल व्हीकल के लिए 15 लाख तक, टू व्हीलर के लिए 1.5 लाख तक और ट्रैक्टर के लिए 7 लाख तक का लोन ले सकते हैं। यह लोन भी प्रॉपर्टी या व्हीकल के अगेंस्ट सिक्योर होता है, जिससे इंटरेस्ट रेट थोड़ा कम मिल सकता है। तीसरे लोन सर्विस की बात करें तो कंस्ट्रक्शन लोन सर्विस है। जो लोग अपनी रेसिडेंशियल या कमर्शियल प्रॉपर्टी में कंस्ट्रक्शन या रिनोवेट करवाना चाहते हैं उनके लिए भी कंपनी लोन देती है। इस लोन की मैक्सिमम लिमिट 25 लाख रुपए तक है, जिसमें इंटरेस्ट रेट 18% से 28% के बीच होता है और रीपेमेंट का टाइम पीरियड भी 7 साल तक का होता है, जिससे आप अपनी फैसिलिटी को आराम से रिपे कर सकते हो। ओवरऑल ये लोन्स छोटे बिजनेसेस और इंडिविजुअल कस्टमर को फाइनेंशियल सपोर्ट देने के लिए डिजाइन किए गए हैं ताकि वो अपने सपने पूरे कर सके, चाहे वो बिजनेस बढ़ाना हो या नई गाड़ी खरीदनी हो या प्रॉपर्टी को बेटर बनाना हो। अब हम लोग इस कंपनी के कुछ की फैक्ट्स को देख लेते हैं। एयूएम
यानी एसेट अंडर मैनेजमेंट की बात करें तो 2025 में इस कंपनी के पास टोटल 12,770 मिलियन यानी 1,277 करोड़ का एयूएम था। इसमें से सबसे ज्यादा पैसा एमएसएमई लोन में इन्वेस्ट है, लगभग 76.34% और व्हीकल लोन में 16.12% पैसा लगा हुआ है। एसेट अंडर मैनेजमेंट का मतलब होता है टोटल पैसा जो कंपनी ने अपने कस्टमर को लोन के रूप में दिया है या जिसे कंपनी मैनेज कर रही होती है। यह एक तरह से कंपनी के पास जितना पैसा लोन में लगा हुआ है उसका टोटल अमाउंट होता है। इसका दूसरा की फैक्टर है कस्टमर बेस। कंपनी के पास टोटल 35,568 कस्टमर है, जिनमें से 18,596 एक्टिव एमएसएमई कस्टमर है। मतलब ये लोग अभी भी अपने बिजनेस से लोन चुका रहे हैं या लोन लेकर अपना बिजनेस चला रहे हैं। साथ ही 12,423 एक्टिव व्हीकल लोन कस्टमर है जो अपनी गाड़ी खरीदने के लिए लोन ले चुके हैं और अभी भी रिपेमेंट कर रहे हैं। पिछले साल यानी 31 मार्च 2024 को कंपनी के पास टोटल 23,906 कस्टमर थे। इसलिए एक साल में कस्टमर बेस में 48.78% का ग्रोथ हुआ है। मतलब बहुत तेजी से कंपनी के कस्टमर बढ़े हैं। कंपनी के कस्टमर का एक बड़ा हिस्सा यानी 37.10% पहली बार लोन लेने वाले हैं। मतलब कंपनी नए लोगों को भी लोन देने में हेल्प कर रही है जो पहली बार पैसे उधार ले रहे हैं। इसके तीसरे की फैक्टर ब्रांच नेटवर्क की बात करें तो कंपनी के पास टोटल 158 ब्रांचेस हैं जो पिछले साल के 135 ब्रांचेस से अधिक हैं। ये ब्रांचेस राजस्थान, गुजरात, मध्य प्रदेश और छत्तीसगढ़ में है, जिसमें सबसे ज्यादा ब्रांचेस राजस्थान में है। इसका मतलब कंपनी अपने नेटवर्क को अलग अलग स्टेट में बढ़ा रही है ताकि ज्यादा लोग तक अपनी सर्विसेज पहुंचा सके। और फंड के लिए कंपनी ने 47 अलग अलग लेंडर से पैसा लिया है, जिनमें 8 पब्लिक सेक्टर बैंक यानी सरकारी बैंक, 10 प्राइवेट बैंक, 7 स्मॉल फाइनेंस बैंक और 22 एनबीएफसी शामिल है। यह फिगर यह बताता है कि कंपनी के पास पैसा देने वाले कई सोर्सेस हैं जिससे वो अपने लोन्स को स्मूथली चला सकती है। सिंपल शब्दों में कंपनी ने अपना बिजनेस फास्ट ग्रो किया है, नए कस्टमर को अपनी तरफ अट्रैक्ट किया है और अपने ब्रांचेस और पैसा देने वाले पार्टनर्स को दोनों को बढ़ाया है ताकि यह कंपनी और ज्यादा लोगों को लोन दे सके। तो अभी हम लोगों ने इस कंपनी के बिजनेस को देखा। अब हम लोग इस कंपनी के फाइनेंशियल परफॉर्मेंस को देखते हैं। इसके टोटल इनकम यानी रेवेन्यू की बात करें तो 2023 में यह कंपनी 130 करोड़ रुपए का रेवेन्यू जनरेट की थी। वहीं पर 2024 में 175 करोड़ का रेवेन्यू जनरेट की है और 2025 में 248 करोड़ का रेवेन्यू जनरेट की है। तो इस कंपनी का जो टोटल रेवेन्यू है यानी टोटल इनकम है वो लगातार बढ़ते हुए आया है। और इसके नेट प्रॉफिट यानी प्रॉफिट आफ्टर टैक्स की बात करें तो यह कंपनी 2023 में 15 करोड़ का प्रॉफिट जनरेट की थी और 2024 में लगभग 22 करोड़ का प्रॉफिट जनरेट की है और वहीं पर 2025 में 36 करोड़ का प्रॉफिट जनरेट की है। तो ओवरऑल इस कंपनी का जो प्रॉफिट है वो अभी लगातार बढ़ते हुए आया है, यानी कि यह कंपनी लगातार प्रॉफिट जनरेट करते हुए आ रही है। और इसका EBITDA भी लगातार बढ़ते हुए आ रहा है और इसका नेटवर्थ भी लगातार बढ़ते हुए आ रहा है और कंपनी का रिजर्व एंड सरप्लस भी लगातार बढ़ते हुए आ रहा है। यानी कि कंपनी अपने प्रॉफिट का कुछ हिस्सा सेव करके रख रही फ्यूचर के लिए, जो कि अच्छी बात है। यानी कि आने वाले टाइम में कंपनी रिजर्व एंड सरप्लस पैसे का यूज अपने बिजनेस के एक्सपेंशन में करेगी। तो ओवरऑल इस कंपनी का जो फाइनेंशियल परफॉर्मेंस है वो ठीक लग रहा है। इसके शेयर होल्डिंग पैटर्न की बात करें तो प्रमोटर की होल्डिंग 60.45% देखने को मिल रही है, जो कि अच्छा है। और एफआई यानी फॉरेन इंस्टीट्यूशनल इन्वेस्टर की होल्डिंग 8.72% देखने को मिल रही है। यानी कि इस शेयर में एफआई की भी होल्डिंग देखने को मिल रही है। अब हम लोग इस कंपनी के कुछ रिस्क फैक्टर है उसको समझ लेते हैं। फैक्टर की बात करें तो कंपनी ने 11,370 मिलियन रुपए यानी 1,137 करोड़ रुपए का लोन लिया हुआ है। इसका मतलब है कि कंपनी को बैंक या किसी और से इतना पैसा उधार लेना पड़ा है। अब जब इतना बड़ा लोन रहता है तो कंपनी के ऊपर इंटरेस्ट रेट बढ़ने का रिस्क रहता है। मतलब उधार लेने पर जो एक्स्ट्रा पैसा यानी इंटरेस्ट देना होता है वो ज्यादा हो सकता है। साथ ही लोन के साथ कुछ रूल्स या कंडीशंस भी होती है जिन्हें फॉलो करना जरूरी होता है। अगर वह रूल्स नहीं फॉलो किए गए तो कंपनी को प्रॉब्लम हो सकती है। तो यह लोन कंपनी को इंटरेस्ट रेट बढ़ने और रूल्स को तोड़ने के रिस्क में डाल देता है। तो अगर इस कंपनी के ऊपर इंटरेस्ट रेट बढ़ता है तो इसका इम्पैक्ट इसके फाइनेंशियल परफॉर्मेंस पे देखने को मिलेगा। दूसरे रिस्क फैक्टर की बात करें तो कंपनी का 80.96% रेवेन्यू एमएसएमईज को दिए गए फाइनेंस लोन से आता है। मतलब ज्यादातर पैसे कंपनी छोटी और मध्यम स्तर बिजनेस को उधार देकर कमाती है।
अगर एमएसएमई सेक्टर में कोई दिक्कत आती है, जैसे बिजनेस चलना मुश्किल हो जाए या लोन वापस ना मिले, तो इसका सीधा असर कंपनी के बिजनेस पर पड़ेगा। इस वजह से एमएसएमई सेक्टर में प्रॉब्लम होने पर कंपनी के प्रॉफिट और ओवरऑल बिजनेस रिजल्ट पर बहुत निगेटिवली इम्पैक्ट हो सकता है। तीसरे रिस्क फैक्टर की बात करें तो अगर कंपनी का एनपीएस ज़्यादा हो जाए, मतलब ज़्यादा लोग अपने लोन्स का रीपेमेंट नहीं कर पाए, तो कंपनी को अपनी इनकम में नुकसान देखने को मिल सकता है। और चौथे रिस्क फैक्टर की बात करें तो इस कंपनी को अपने बिजनेस को चलाने के लिए काफ़ी ज़्यादा पैसों की ज़रूरत होती है। अगर किसी वजह से कंपनी को फंड मिलना रुक जाए या फिर कंपनी को अच्छे शर्तों पर पैसा ना मिले, तो इससे कंपनी के बिजनेस की फाइनेंशियल हेल्थ खराब हो सकती है। इसका असर कंपनी के कैश फ्लो, बिजनेस और डेली एक्टिविटीज, प्रॉफिट और ओवरऑल फाइनेंशियल कंडीशन पर पड़ सकता है। अब हम लोग ये समझते हैं कि अगर आपको आईपीओ के थ्रू यह शेयर अलॉट हुआ है तो उसे होल्ड करें या सेल करें, और जिनको यह शेयर आईपीओ के थ्रू नहीं मिल पाया था वह क्या इसको खरीद सकते हैं या नहीं। चलिए इसके बारे में समझते हैं। अगर यह शेयर आपको आईपीओ के थ्रू अलॉट हुआ होगा तो अभी आपको लॉस देखने को मिल रहा होगा। ज्यादा लॉस देखने को नहीं मिल रहा होगा, लेकिन थोड़ा बहुत लॉस देखने को मिल रहा होगा। तो अगर आप इस आईपीओ में शॉर्ट टर्म के लिए यानी थोड़े दिन के अंदर ही प्रॉफिट लेने के लिए इन्वेस्ट किए थे तो आपको इसके शेयर को बेच करके यहाँ से निकल जाना चाहिए और किसी और आईपीओ में इन्वेस्ट करना चाहिए। वैसे तो कंपनी का बिजनेस, फाइनेंशियल परफॉर्मेंस और फंडामेंटल ठीक है, लेकिन बेटर यही रहेगा कि आप इसको सेल करके किसी और आईपीओ में लगा दो। वहीं पर अगर आपको ये शेयर आईपीओ के थ्रू नहीं मिल पाया था और आपको इस शेयर खरीदने में इंटरेस्ट हो, तो यहाँ पर जब इसका शेयर प्राइस 130 रुपए के नीचे चला जाएगा तो यहाँ पर आप थोड़ा थोड़ा करके खरीद सकते हो। एक बार में मत खरीदना, क्योंकि जरूरी नहीं है कि इसका शेयर प्राइस ऊपर ही जाएगा। क्योंकि क्या होता है कि जब आईपीओ, कोई भी शेयर आईपीओ के बाद लिस्ट होता है तो उसका शेयर प्राइस ऊपर नीचे होता रहता है, इसलिए आप इसको थोड़ा थोड़ा करके बाई कर सकते हो। तो बस इतना ही आज की वीडियो में। ऐसी और इन्फॉर्मेटिव वीडियो के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लेना। चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।